नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरकेपी स्टडी प्लस पे। तो सबसे पहले तो आप सभी को क्या करना है, क्लास शुरू होने से पहले आप सभी को वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, तो शेयर इसलिए करना है ताकि जो जानकारी आप पा रहे हैं अपने एग्जाम के लिए जो लाभदायक है वो आपके साथियों को भी मिले और वो भी इस वीडियो के माध्यम से क्या करें, अपने एग्जाम में स्कोर को इनहेंस कर पाएं। तो आज की जो ये हमारी क्लास होगी वो हमने पहले ही आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश एक नज़र में। पहले हम एक पूरे उत्तर प्रदेश का ओवरव्यू आपको बताएंगे, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं। फिर उसके बाद में हम आपको डेप्थ में लेकर के चलेंगे चैप्टर वाइज, जैसे उत्तर प्रदेश की जलवायु हो गई, उत्तर प्रदेश का परिवहन हो गया, खनिज हो गया, इनके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो उस सीरीज में हमारी आज की ये थर्ड और लास्ट क्लास है, एक नज़र में जो उत्तर प्रदेश है इसकी। ये आज कौन सी क्लास है? आज ये हमारी लास्ट क्लास है जो कि पार्ट 3 के रूप में आपको यहाँ पे दिखेगी। पिछले हफ्ते जो था आपका एक वीडियो ये नहीं आ पाया था किसी वजह से, तो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। तो ये वीडियो अब इस वीक आपको मिलेगा और आगे से अब आपकी कोशिश होगी कि रेगुलर जो वीक में 3 वीडियो आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल के मिलते हैं वो आपको मिले। तो जल्दी से आप सभी लोग क्या करिए कि शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, और जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो लोग जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को। तो जैसा कि आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश एक नज़र में पार्ट 3, कौन सा? पार्ट 3। तो ये आज हमारा तीसरा पार्ट है और ये हमारा आज का ये इस सीरीज में अंतिम पार्ट है। अब जो अगली क्लास आएगी, अगला जो आपका वीडियो होगा वो होगा कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर का, जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास हो सकता है या उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हो सकती है। तो इस तरह से आपको मिलेगा, उसका हम आपको पूरा एक शेड्यूल दे देंगे। शायद 14 या 15 क्लासेस लगेंगी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। तो आपको चैप्टर वाइज एक अगली क्लास में क्या करेंगे, आपको शेड्यूल दे देंगे कि इस चैप्टर में ये, दूसरे में ये, मतलब इस वाले वीडियो में ये, अगले में वो। ठीक है, तो देखेंगे आज का। हाँ, तो है आपका नदियों के बारे में अन्य तथ्य। मतलब ये अन्य तथ्य वाली स्लाइड पहले लगी है और इसका मतलब नदियों के बारे में कहीं और कुछ दिया है। हाँ, ये देखिए नदियाँ। नदियाँ तो हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। क्या उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? क्योंकि हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के लिए कौन कौन सी नदियाँ महत्वपूर्ण है, या उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन कौन सी नदियाँ उद्गमित होती हैं, एक मोटा मोटा की नदियों के बारे में। फिर उसके बाद में जब हम एक चैप्टर ही पूरा लेकर के आएंगे कि उत्तर प्रदेश की नदियाँ, तो उसमें हम आपको पूरी तरह से डिटेल में बताएंगे कि नदी, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे उद्गम, कहाँ से कहाँ पे वो समाप्त होती है, या किस नदी में जाकर के मिलती है, या उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बाहर से आती हैं, मतलब बाहर इन से मतलब कि दूसरे राज्यों से आती है, या फिर कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से ही उद्गमित होती है। तो उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो बहती है, कौन कौन सी हैं? आपकी गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा उत्तर प्रदेश में बहती है, यमुना भी बहती है, रामगंगा भी बहती है, गोमती भी बहती है और घाघरा भी बहती है। ठीक है, तो देखिए आगे कह रहा है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया 2008 में। मतलब जो हमारी जो गंगा नदी है, जो कि भारत की एक नदी है, पूरे भारत की नदी है, जो कि उत्तर भारत में बहती है, पूरे भारत की नहीं कहेंगे, उत्तर भारत में बहती है। ये क्या है, इस नदी को नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया है? 2008 में। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारी गंगा नदी है, इस नदी को जो नेशनल रिवर है यानी कि राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया या किस सन में दिया गया? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 2008 में। आगे देखेंगे, रिवर फ्रंट फ्रंट है ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना। जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना है वो किस नदी पर है? आपकी गोमती नदी पर। कौन सी नदी पर है? गोमती। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना गोमती नदी पर। और गोमती नगर नदी में गोमती नदी पर कहाँ? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। गोमती नगर लखनऊ में। कौन सी परियोजना है? रिवर फ्रंट परियोजना। जो लोग लखनऊ से के आसपास से होंगे या फिर लखनऊ के निवासी होंगे वहां के, तो उनको पता होगा कि गोमती नगर में जो गोमती नगर है, गोमती नगर में गोमती नदी पर क्या है? रिवर फ्रंट परियोजना है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। अब देखिए, जो मुरादाबाद
और बरेली, जो मुरादाबाद और बरेली रामगंगा नदी के किनारे बसे। रामगंगा नदी के किनारे मतलब रामगंगा नदी के तट पर। कौन कौन से? मुरादाबाद और आपका कौन सा? बरेली। यानी कि बरेली और मुरादाबाद आपके कहाँ है? रामगंगा नदी के तट पर बसे हुए शहर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ये जो शहर है ये कहाँ बसे हुए हैं? आपके रामगंगा नदी पर। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। जो चित्रकूट है वो कहाँ पर है? वो है मंदाकिनी नदी पर। किस नदी पर? मंदाकिनी नदी पर। अब चित्रकूट के बारे में हमने आपको बताया था कि चित्रकूट में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। कितनी? 2। अब चित्रकूट के साथ साथ में 2 और ऐसे जिले थे जहां पर की सबसे कम विधानसभा सीटें थी, और वो कितनी थी? इसी के साथ में 2 थी। एक था आपका महोबा और दूसरा आपका कौन सा था? श्रावस्ती। 3 ऐसे जिले थे जहां पर की विधानसभा की सबसे कम सीटें थी। कौन कौन से थे आपके? महोबा, श्रावस्ती और चित्रकूट। अब वही अगर आप पिछला पिछला वीडियो जिसने भी देखा होगा उसको याद होगा कि हमने बताया था कि सबसे अधिक जो विधानसभा सीटें हैं वो हमारी किस जिले में है? तो आपको हमने क्या बताया था? प्रयागराज। क्या बताया था? प्रयागराज। कितनी सीटें? 12 सीटें। 12 सीटें। आपको नया पढ़ने के साथ साथ अगला वीडियो देख के उसमें से कुछ पढ़ने के साथ साथ आपको पीछे क्या पढ़ाया गया था आगे के साथ साथ ही याद करना चाहिए। जैसे चित्रकूट देखा तो आपने तुरंत रिवाइज कर लिया कि चित्रकूट, श्रावस्ती और महोबा में उत्तर प्रदेश विधानसभा की 2-2 सीटें हैं जो कि सबसे कम है। अब जब सबसे कम है तो सबसे अधिक कहाँ है? तो सबसे अधिक आपकी प्रयागराज में है, 12 सीटें। जैसे यहाँ पे अभी देखते हैं एक और, हाँ, जैसे ये आपकी गोमती नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ किस नदी के तट पर है? लखनऊ किस नदी के तट पर है? तो लखनऊ आपका गोमती नदी के तट पर है। लखनऊ आपका गोमती। ऐसे गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर है? यमुना नदी के तट पर कौन कौन से शहर है? रामगंगा नदी। तो ये सब भी एग्जाम में पूछा है। तो आपको क्या करना है कि जो अब पढ़ रहे हैं आज, इसके इसके साथ साथ आपको पीछे वाली क्लास का जैसे ही आए तुरंत माइंड में हिट करना चाहिए कि हाँ ये भी इसके साथ में इसको लेकर के ये भी चीज पढ़ाई गई है और मैंने पढ़ी है। आप जब ऐसे रिवीजन 2 से 4 बार कर लेंगे तो आपको नोट्स उठाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगला है सोनभद्र नगर। सोन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सोन नदी। इसके तो सबसे सरल है, सोन और सोन। सोनभद्र सोन नदी के किनारे। सोनभद्र सोन नदी के किनारे है। अगला है कासगंज। कासगंज काली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? काली नदी के किनारे। जो कासगंज है वो किस नदी के किनारे है? आपका काली नदी के किनारे। कासगंज काली नदी के किनारे है। गोरखपुर राप्ती और रोहिणी नदी के संगम पर। जो गोरखपुर है, जो गोरखपुर शहर है वो आपका किसके संगम पर है? राप्ती नदी और रोहिणी नदी के संगम पर है। अब आपसे प्रश्न घुमा के पूछ सकता है कि राप्ती नदी और रोहिणी नदी का संगम कहाँ है? कहाँ पर होता है? राप्ती नदी और रोहिणी नदी का संगम कहाँ होता है? तो आपको बता देना क्या? गोरखपुर। क्या? गोरखपुर। ठीक है, तो आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है और इस तरह से भी पूछ सकता है कि राप्ती नदी और रोहिणी नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो आपको बताया किस जिले में होता है? तो आपको बताना है गोरखपुर। आगे देखेंगे। हाँ, अब आएंगे यहाँ पे नदियों के बारे में अन्य तथ्य। नदियों के बारे में अन्य तथ्य। जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उत्तर प्रदेश की उनके बारे में कुछ अन्य तथ्य देखेंगे और डीपली देखेंगे वो हम अपने चैप्टर में देखें जहाँ जिसमें हम आपको उत्तर प्रदेश की नदियां पढ़ाएंगे। गंगा नदी का प्रवेश एवं निकास। अब गंगा नदी का जो प्रवेश और निकास, इसका मतलब ये हुआ कि ये गंगा नदी किसी अन्य राज्य से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के बाद भी किसी अन्य राज्य में बहती है। इस प्रश्न से आपका ये एक चीज क्लियर हो गई। तो अब प्रवेश कहाँ है गंगा नदी का? बिजनौर। कहाँ से? बिजनौर। और निकास कहाँ से है? बलिया। कहाँ से? बलिया। अब गंगा नदी जो है कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और बलिया जिले के से होते हुए ये उत्तर प्रदेश से बाहर चली जाती है, या फिर ये कहें कि बलिया जिले से होते हुए ये गंगा नदी हमारी बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, अगला है रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी का प्रवेश कहाँ है? ये भी बिजनौर में है। कहाँ पे है? बिजनौर में है। रामगंगा नदी का प्रवेश भी कहाँ है? बिजनौर में है। गंगा का भी बिजनौर में है। रामगंगा और गंगा नदी का मिलन। तो रामगंगा और गंगा नदी का मिलन कहाँ है? कन्नौज के निकट। यहाँ कहाँ पर है?
कन्नौज के निकट, रामगंगा और गंगा नदी का मिलन कन्नौज के निकट। अब कन्नौज से आपको याद आना चाहिए क्या, इत्र नगरी। क्या, इत्र नगरी। इत्र नगरी क्या है, कन्नौज है। यमुना नदी का प्रवेश तथा मिलन, यानी कि जिस तरह से गंगा नदी वैसे ही यमुना नदी आती तो दूसरे राज्य से है, लेकिन अब पूछा है मिलन, तो इसका मतलब मिलन जो है कहीं उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश से बहने वाली किसी दूसरी नदी के साथ होता है। तो देखिए, तो यमुना नदी का प्रवेश कहाँ है, सहारनपुर। कहाँ से प्रवेश करती है यमुना नदी, सहारनपुर से। और इसका मिलन कहाँ होता है, मिलन होता है इसका प्रयागराज से। अब मिलन होता तो प्रयागराज में है, लेकिन किसके साथ मिलन होता है ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आपने सुना होगा संगम का, संगम। संगम किससे किससे मिलके बनता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा, यमुना और सरस्वती। तो वर्तमान में सिर्फ दो नदियां मिलती है, गंगा और यमुना। जो ये सरस्वती नदी है ये आपकी विलुप्त हो चुकी है। क्या हो चुकी है आपकी, विलुप्त। गंगा नदी, वो सॉरी, सरस्वती नदी जो है वर्तमान में आपका विलुप्त हो चुकी है, और ये कहां पर है, प्रयागराज में। कहां पर, प्रयागराज। ठीक है, तो ये देख लिया, आगे देखेंगे। हाँ, तो कुछ नियुक्तियां हैं ये देखेंगे जो स्टैटिक में है। तो पहला है राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कौन, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री ये कौन थे, चौधरी नारायण सिंह। कौन, पंडित गोविंद बल्लभ पंत आपके प्रथम मुख्यमंत्री थे। और आपके जो प्रथम उप मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, चौधरी नारायण सिंह। कौन, चौधरी नारायण सिंह। प्रथम महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उत्तर प्रदेश राज्य की आपकी प्रथम जो महिला मुख्यमंत्री थी वो आपकी थी सुचेता कृपलानी। कौन, सुचेता कृपलानी। अब आपसे एक और प्रश्न हम पूछ रहे हैं, आप बताएंगे, नहीं बताएंगे तो कमेंट में टाइप करेंगे, तो हम आपको बताएंगे उसका जवाब क्या। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री हुई हैं उस पद पर, मतलब मुख्यमंत्री पद को कितनी महिलाओं ने सुशोभित किया है। तो आप बताइए, गिनती बताइए कितनी महिलाएं ऐसी। तो उत्तर प्रदेश में अब तक सिर्फ दो ही महिलाएं मुख्यमंत्री बनी है। कितनी, दो। एक का तो नाम ये हो गया, सुचेता कृपलानी। अब दूसरी कौन है, आप बताएं। तो दूसरी कौन है, दूसरी है मायावती। कौन है, मायावती। मायावती की पार्टी बसपा। कौन सी, बसपा। इनका चुनाव निशान हाथी। क्या, हाथी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अब तक दो ही महिला मुख्यमंत्री हुई हैं, पहली सुचेता कृपलानी और दूसरी आपकी मायावती। अगला है प्रथम महिला राज्यपाल, ये कौन है, सरोजिनी नायडू। अब देखिए यहाँ पे प्रथम, उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, सरोजिनी नायडू। कौन है, सरोजिनी। अब साथ ही अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत देश में वो कौन सी ऐसी महिला है जो सबसे पहले किसी भी राज्य की महिला राज्यपाल बनी, तो वहां पे भी कौन हो जाएंगी, सरोजिनी नायडू। मतलब ये कि भारत देश के जो 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी वो सरोजिनी नायडू जी थी। और ये बनी कहाँ की थी, ये बनी थी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल। तो ये दोनों जगह यही हो गई कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल आपकी सरोजिनी नायडू, और भारत की पहली महिला राज्यपाल, मतलब भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल वो भी सरोजिनी नायडू। एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा राज्य है जिस राज्य में पहली बार कोई पहली महिला राज्यपाल बनी, तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब वर्तमान में बताइए कौन सी महिला उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है वर्तमान में, वो भी एक महिला है जिनका नाम है आनंदी बेन पटेल। क्या, आनंदी बेन पटेल। अब एक प्रश्न,
जो ये आनंदीबेन पटेल जी हैं, आपको बताना ये है कि ये किस राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। जो आनंदीबेन पटेल जी हैं, ये किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। किस राज्य की रह चुकी हैं? तो आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे? गुजरात। ये गुजरात राज्य की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। आगे देखें, तो आगे है हमारा एनसीआर क्षेत्र में जिले। क्या? एनसीआर क्षेत्र में जिले। अब ये एनसीआर क्या है? एनसीआर है नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर की फुल फॉर्म नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्या? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि जो उत्तर प्रदेश, वो सॉरी, भारत देश की राजधानी है हमारे देश की, दिल्ली। जैसे मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है? एनसीआर। अब इसमें क्या है, कुछ उत्तर प्रदेश के जिले भी हैं, राजस्थान के भी जिले हैं, आपके हरियाणा के भी जिले हैं। तो इसी के चारों तरफ जो राज्य हैं, उनसे कुछ कुछ जिले लिए गए हैं और उनको एनसीआर में शामिल किया गया और उसे कहा गया कि ये क्या है? ये हमारा एनसीआर क्षेत्र है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, अगर आपसे कोई पूछे नंबर में कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर क्षेत्र में शामिल है, तो आपके कितनी होगी? 8। कितना? 8। उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जिले एनसीआर क्षेत्र में शामिल हैं? तो वो जिले होंगे आपके 8। अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर क्षेत्र में शामिल होने के लिए प्रस्तावित है? तो वो कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। अभी शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन प्रस्तावित हैं, वो शामिल हो जाएंगे। जब वो शामिल हो जाएंगे तो एनसीआर क्षेत्र में हो जाएंगे 12। ठीक है, तो अब वो कौन कौन से जिले हैं जो कि आपके एनसीआर में शामिल है? देखिए, पहला आपका गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और हापुड़। बोलिए हमारे साथ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और हापुड़। तो ये 8 हो गए आपके जिले जो कि एनसीआर क्षेत्र में शामिल। एग्जामिनर आपसे प्रश्न कैसे पूछता है? जैसे उसने ऐसे पूछेगा आपसे, प्रश्न पूछेगा, निम्न में से कौन सा जिला एनसीआर क्षेत्र में शामिल नहीं है? क्या नहीं है? ऑप्शन ए शामली, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी हापुड़ और ऑप्शन डी आपका दे देगा क्या? मथुरा। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा जिला है जो कि एनसीआर में शामिल नहीं है। तो अगर आपको ये 8 याद हैं तो आपको आराम से बता देंगे कि शामली भी है, मेरठ भी है, हापुड़ भी है। कौन नहीं है? मथुरा। लेकिन मथुरा क्या है? प्रस्तावित है। क्या है? प्रस्तावित है। तो एग्जामिनर आपसे इस तरह से इससे प्रश्न पूछेगा, या तो आपसे डायरेक्ट नंबर पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर क्षेत्र में शामिल है, तो आपका जवाब हो जाएगा 8। और वो कौन कौन से हैं? ये हैं। अब ये जो 4 जिले मैंने इस तरफ लिख रखे हैं, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा और सहारनपुर, ये जो चारों जिले हैं, ये आपके क्या है? प्रस्तावित है। क्या है? प्रस्तावित है। ये 4 जिले जो हैं, ये आपके प्रस्तावित हैं कि ये एनसीआर में शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रस्तावित जिले एनसीआर के लिए और कितने हैं वो आप, ये आपके 4 हैं और ये आपके 8 हैं। अगला देखेंगे, तो अगला है आपका पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले। क्या? पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले। अगर आपसे नंबर पूछे तो आपका नंबर कितना हो जाएगा? 7। कि उत्तर प्रदेश में 7 ऐसे जिले हैं जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली मतलब काम में ली जाती है। कौन कौन से वो जिले? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज और आगरा। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज और आगरा। ठीक है, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला
अभी मैंने आपको बताया प्रयागराज 12 हो गए। सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला महोबा, श्रावस्ती और चित्रकूट, कितने? 2 2 2। ठीक, अगले पेज पे बढ़ेंगे तो हमारा अगला है उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के राज्यसभा। हाँ, तो मतलब ये है, इस प्रश्न का मतलब ये है कि जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? क्या उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 31। कितनी? 31। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य की सीट संख्या कितनी है? 80 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा 403 और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्य 100। क्या उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्य कितने हैं? 100 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा 403 है, लोकसभा 80 है और राज्यसभा सदस्य 31 है। एक बार फिर से हमारे साथ सब लोग बोलिए, राज्यसभा 31, लोकसभा 80, विधानसभा 403 और विधान परिषद 100 सीटें हैं। ठीक है, अगले अगले पर चलेंगे। अगला हमारा है कुछ योजनाएं हैं कि वो ये योजनाएं कब लाई गई। तो पहली हमारी चकबंदी योजना। क्या है? चकबंदी। जो चकबंदी योजना है वो कब लाई गई थी? 1954 में। कब? 1954। मतलब 1954 में हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना को लागू किया गया। अब ये चकबंदी योजना क्या होती है, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है हमें, ये कैसे होती है, इसके बारे में हम आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे कृषि, तो उसमें हम आपको पूरी तरह से डिटेल में बताएंगे। अगला है किसान वही योजना। किसान वही योजना 1992। अब आप शायद ना जानते हो किसान वही इस समय पे, लेकिन अगर आप अपने पापा या बाबा जो गांव से बिलोंग करते हैं उनसे पूछिएगा आप लोग कि ये किसान वही क्या चीज थी, तो वो आपको बताएंगे कि किसान वही के बारे में। सबसे पुरानी नहर उत्तर प्रदेश की, सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर। किसान मित्र परियोजना कब आई थी? तो किसान मित्र परियोजना आपकी आई थी 2001 में। कब आई थी? 2001 में। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना ये आपकी आई 2009 में। ऊर्जा शहर परियोजना ये आई 2008 में। अब उत्तर प्रदेश में कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र कितने हैं? आपसे नंबर पूछा, नंबर बहुत कम पूछता है, आपसे पूछता है कि फला वन्य जीव संरक्षण केंद्र किस जिले में है या किस स्थान पर है। तो इस तरह से भी प्रश्न आता है। तो पहले तो ऐसे ही नंबर देख लेंगे, जब हम आपको डेप्थ में पढ़ाएंगे वन और वन्य जीव संरक्षण वगैरह, तो हम आपको 28 है, तो इसमें से जो भी महत्वपूर्ण है, जो कि पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं या और भी किसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी कि कोई करंट में चर्चा में है, तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, तो उस तब हम आपको बताएंगे। कुल वन्य जीव विहार कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 11। पक्षी विहार कितने हैं? 14। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 1। अब आप बताइए कौन सा है और कहाँ है? टोटल टाइगर रिजर्व 4 हैं। पहला दुधवा, एक पीलीभीत और एक अमनगढ़ और एक रानीपुर में। एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 2। एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश में 2। टाइगर रिजर्व 4, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर। पक्षी विहार 14, वन्य जीव विहार 11 और वन्य जीव संरक्षण केंद्र कितने हैं? 28। ठीक, अगले पेज पे चलेंगे। तो ये हमारा अगला और अंतिम स्लाइड है। तो इसी के साथ में ये चीज हमारी आज यहीं पे समाप्त हो जाएगी, एक नजर वाली। और अगली बार हो जाएगी एक नजर नहीं, इस बार आपको 100 नजर पढ़नी पड़ेगी अगले जब चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, मतलब जो नदियां हैं हमारे प्रदेश से होकर के गुजरती हैं, उनके आसपास जो शहर है, आपने अगर पढ़ा हो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इनकी ये सभ्यताएं कहाँ विकसित हुई थी, ये भी अगर देखेंगे तो आपके नदियों के किनारे विकसित हुई थी। ऐसा क्यों? नदियों के किनारे इसलिए क्योंकि वहां से उन्हें पीने को पानी मिलता है, कृषि के लिए पानी मिलता है, वहां पानी की होने की वजह से जानवर वहां पे आते हैं, जिससे कि क्या होता है, रहने वाले लोग शिकार करते करके अपना भोजन बनाते। तो बहुत सी बातें हैं, नदियों का महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप देखेंगे कि कोई भी इंडस्ट्री होती है, जो भी बड़ी इंडस्ट्री होती है, उसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसीलिए वो कहाँ पर स्टेब्लिश की जाती है? ज्यादातर वो आपकी स्टेब्लिश की जाती है कहाँ पे? नदियों के किनारे। तो देखेंगे कि कुछ शहर हैं जो नदियों के किनारे हैं, कौन कौन से। अब देखें यमुना नदी के किनारे कौन से शहर बसे। यमुना नदी के किनारे कौन से? मथुरा, आगरा, इटावा, कौशाम्बी, हमीरपुर, कालपी और वृंदावन।
क्या? वृंदावन। मथुरा, आगरा, इटावा, कौशाम्बी, हमीरपुर, कालपी और वृंदावन। गंगा नदी के किनारे बसे तो बहुत सारे शहर हैं एक नदी के किनारे, क्योंकि एक नदी बहुत सी जगह से होकर बहुत लंबी दूरी तय करते हैं, उसके आसपास बहुत से शहर होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण शहर है वही हम देखेंगे। गंगा नदी के किनारे गढ़मुक्तेश्वर, गाजीपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, कन्नौज। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या जो है आपका सरयू नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि अयोध्या इस समय चर्चा में है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, बस्ती और गोंडा। राप्ती नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? गोरखपुर, बस्ती और गोंडा। तो गोरखपुर, बस्ती और गोंडा किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, शाहजहांपुर और सीतापुर। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, शाहजहांपुर और सीतापुर। तो इसी के साथ में हम जो अपनी आज की क्लास है इसको वाइंड अप करेंगे। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि सब लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली क्लास से आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, उसमें हम आपको चैप्टर के नेम पूरे लिख के ले आएंगे और एक क्लास में एक चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। मान के चलिए 15 या 16 क्लास में आपका पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो आपका कवर हो जाएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद।